नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। लोकसभा चुनाव से पहले जब सरकार का अंतरिम बजट आया था उसमें उत्तर प्रदेश को लगभग 90,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। इस बार के संपूर्ण बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को भरपूर राशि दी गई है और इसे यूपी के विपक्षी नेताओं ने अब इस बजट को लेकर कुछ अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूछा है कि जो प्रदेश देश को प्रधानमंत्री देता है उस प्रदेश के किसानों के लिए बजट में क्या है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने कह दिया कि बजट गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों, उपेक्षित बहुजनों को मायूस करने वाला है। यूपी के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह बजट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ है, इनका अपना विजन कुछ भी नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बजट को लेकर कहा है कि कागजों पर बजट तो काफी अच्छा लगता है लेकिन जमीन पर कुछ हो नहीं पाता। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने और आत्मनिर्भर विकसित भारत का एक दस्तावेज है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कहना है कि इस बजट में विकास की असीम संभावना है। इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी है और इसलिए बजट का विश्लेषण होना स्वाभाविक भी है। या केंद्रीय बजट से यूपी को कोई बड़ा फायदा होने वाला है क्या? उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की योजना में ये बजट कहां तक सहायक है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज का बजट सिर्फ हवा हवाई और किताबी है। भाजपा सरकार ने आज इस बजट को पेश करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नियति इस देश के आम आदमी और युवाओं के लिए बता दी है कि उनको इस देश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, मध्यम वर्ग से, छोटे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दौर में जब बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 9.2% है, उस समय भी सरकारी नौकरियां 23 लाख से ज्यादा खाली हैं, लेकिन इस बजट में कोई इंतजाम नहीं।
महंगाई चरम पर है। देश की आजादी के बाद 3.4% सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है और ये जो असली जो मतलब अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी बजट में कुछ, मैंने पहले कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है इसमें। वित्त मंत्री के तौर पे निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट है, जो कि मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सीतारमण जी को बधाई व शुभकामनाएं। यह बजट बहुत ही संतुलित बजट है। इसने हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो या फिर व्यापारी हो। देश के अंदर किस तरीके से विकास को गति दी जाए, उसका इस बजट के अंदर खासा ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से सोना और चांदी आम जनमानस से दूर होता जा रहा था, आज करीब 6% उसके अंदर कस्टम ड्यूटी कम करके सरकार ने अपनी मंशा जताई है कि सरकार आम जनता की सरकार है। कृषि में भी अब बजट को बढ़ा के किसानों के हित में काम करने का एक दृढ़ संकल्प दिखाया है सरकार ने। स्किल इंडिया के तहत 20 लाख युवाओं को स्किलिंग कराने का प्रोग्राम भी सरकार ने प्रस्तुत किया। चलिए, तमाम बयान आपने सुने और इसमें काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी दल ज़्यादातर रोजगार और महंगाई को लेकर बात करते रहे, तो वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इसे एक लंबे लॉन्ग टर्म विजन के साथ लाया गया बजट बताया है। आइए इसको समझते हैं और विस्तार से। आज हमारे साथ बीजेपी से पल्लवी सिंह जुड़ रही हैं, हेमंत मिश्रा कांग्रेस से, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से, भूपेंद्र तिवारी प्रोफेसर अर्थशास्त्री जी। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आऊँगा पल्लवी जी आपके पास। बजट पेश हुआ है और इस बजट में काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिली हैं और सबसे दिलचस्प है कि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है जिस तरह के प्रावधान इस बार रोज़गार को बढ़ाने के लिए एग्रेसिवली किया गया है, कहीं ना कहीं ये बजट एडमिट करता है कि बेरोज़गारी इस देश की एक बड़ी समस्या है इस वक्त। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी एवं माननीय निर्मला जी को का अभिनंदन करना चाहूँगी। जो उन्होंने बजट पेश किया है, बिल्कुल सभी वर्गों को, जैसा हम सोच रहे थे, सभी वर्गों को ध्यान में रख के, जो कि उनके लिए मेजरली महिला, किसान, युवा और गरीबों को, उनको ध्यान में रख के उनको समर्पित किया गया है। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ अग्रसर है। किसानों की यदि बात करें तो बिल्कुल किसानों के लिए, उनके जो कृषि और साइंस सेक्टर के लिए 1,52 करोड़ का बजट रखा गया है। और जैसे कि माननीय योगी जी भी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा किसान आते हैं, तो उनके लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए इस बजट में हैं। नेचुरल खेती के तरीके, उस पे जो है बजट यूटिलाइज किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखोगे कि गरीबों के लिए जो हमारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी, उसको भी 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही युवाओं के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने भी अभी बोला, तो सरकार ने इस तरीके से रखा है कि पहली बार यदि कोई नौकरी पाने जा रहा है तो उसके लिए भी रोजगार और कौशल विकास, जो एक मेन इम्पॉर्टेंट हमारा स्तंभ है, तो पहली बार कोई नौकरी करने जा रहा है उसको मदद करने की हेल्प की जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वाले को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। तो इस तरीके की ऐसा डिजाइन किया गया। महिला सशक्तिकरण की यदि बात करें तो 3 लाख करोड़ से ऊपर का अनुदान उसमें भी है जो महिलाओं के लिए है। तो ओवरऑल सभी को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। कैंसर जैसी घातक बीमारी है, उसकी मेडिसिन में, उसमें टैक्स में कमी करके, और यदि मैं बाकी राज्यों की बात करूं, जैसे बाढ़ से अभी बहुत सारे राज्य प्रभावित हैं, उसके लिए भी एक स्पेशल बजट अलग से दिया गया है। तो सबको ध्यान में रख के बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बजट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जी, ये जो आपने सबसे पहले जिक्र किया था रोजगार को लेकर, जॉब सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने के लिए, कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो है प्रमोट करने के लिए कि और लोगों को रखा जाए, ऑपोजिशन बिलीव्स कि ये जो आप प्रावधान लाए हैं इनसे उतना प्रभाव पड़ना नहीं है और एक जो बड़ा वर्ग है फिर भी वंचित रह जाएगा। बड़ा सवाल है क्वालिटी जॉब्स, क्योंकि ये जो ईपीएफओ में आप प्रावधान कर रहे हैं कि
जो भी व्यक्ति जिसको ईपीएफओ में पहली बार जॉब लगती है और उसकी आमदनी 1 लाख से कम है तो उसे सरकार अपनी तरफ से 3 किश्तों में 15,000 रुपये देगी, जो अपने आप में ये बताता है कि 8,000 रुपये सालाना कमाने वाला व्यक्ति जिनको आप टारगेट कर रहे हैं इस प्रावधान के थ्रू, ये अपने आप में बताता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त युवाओं के लिए। देखिए, सबका ही ध्यान रखना पड़ता है। यदि देखिए भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें सभी को, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि 1 करोड़ युवाओं को जो टॉप 500 कंपनीज हैं उसमें भी उनको 12 मंथ इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता, वो अलग चीज हो गई। 20 लाख है मेरे हिसाब से सालाना, एक साल में 20 लाख फॉर 5 इयर्स एक्सटेंड, जो मैंने पढ़ा मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो अलग है, वो एजुकेटेड उनकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट 8,000 8,000 वाली जो 30 लाख जो आपने बताया पीएफ वाला, वो 30 लाख युवाओं के लिए वो अलग है। मैं दूसरी चीज बता रही हूँ, वही मैंने कहा कि भारत में जनसंख्या है और सबके रोजगार सबकी स्किल के हिसाब से देखिए, हर आदमी, यदि आप देखोगे हर इंसान यहाँ पे 3 लाख नहीं कमाएगा या हर इंसान यहाँ पे 50,000 या 8,000 रुपए नहीं कमाएगा, तो उसके हिसाब से सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही जैसी सैलरी होगी तो सबको इक्वल, सबको अलग अलग उसमें टारगेट किया गया है। सब उसमें अलग अलग लोगों को, जैसे 1 करोड़ युवा हैं जो टॉप 500 कंपनीज में आ गए, उसके अलावा जो जैसे आपने कहा 8,000 हो गए, 9,000 हो गए, जो 15,000 से कम जो युवा हैं उनको फायदा देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए सरकार ने ये भविष्य निधि वाली जो योजना है उसको निकाला है। ठीक है कबीर जी, आपसे जवाब चाहता हूं। अब तक तो प्रयास नहीं हुए, अब हो रहे हैं। अभी तक तो साहब जॉब की ही मारामारी चल रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया पक्की जॉब चाहिए। देखिए अभिषेक भाई, ये दिखावटी मौका है और ये जो बजट है इनसे इससे ज्यादा की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही चीज है कि पुराना माल नए पैकेज में डाल के दे दिया गया। कौशल विकास ये आज से चला रहे हैं, मेक इन इंडिया ये आज से चला रहे हैं, देश की दुर्गत बना करके रख दी है। 200 लाख करोड़ रुपए इन्होंने विश्व से कर्जा उठाया है। आईएमएफ की रिपोर्ट है कि 80% इस देश को कर्जे में फंसा दिया गया और आप कहते हैं सब कुछ फाइन है। जिस इन्वेस्टमेंट की जो आपकी प्रथा थी वो 6 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष आप जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो है वो सूद भर रहे हैं और आज भी आपने उस डिसइन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए कोई बात नहीं की। दूसरी चीज आपको बता दी, आम आदमी से तो ये बजट ही दूर है अभिषेक भाई जी। आम आदमी से ये बजट दूर है और इस वजह से दूर है कि एफएमसीजी के कोई भी सामान पर महंगाई कंट्रोल करने की बात ही नहीं दिखती है। रोजमर्रा की वो चीज जो रसोई के अंदर हम उपयोग करते हैं, जो नित्य अपने दैनिक जीवन के अंदर करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। साथ ही साथ आप इस बात को भी देखिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनको कंट्रोल करने की हरगिज कोशिश नहीं की गई है, जबकि आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड पहले से कहीं ज्यादा सस्ता है। इसका मतलब है कि ये सरकार महंगाई पर रोक लगाना चाहती ही नहीं और ना महंगाई कबीर जी निश्चित रूप से एक चैलेंज है और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मैं कहूंगा विश्व में आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जियोपॉलिटिकल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का जो रास्ता अब निकाला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये जो प्रावधान किए गए प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, उनसे पार्टनरशिप करके, आई थिंक अच्छी पहल। देखिए ये सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। ये जो पहल कर रहे हैं कौशल विकास, ये पहले से कर चुके हैं, कोई नई पहल नहीं है। क्या इसमें जो है वो कह रहे हैं ना 500 कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और हर साल 20 लाख स्टूडेंट्स को। 500 नहीं, वो कहने के लिए तो उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। दे दिया क्या? दिखाने से सपना नहीं पूरा होता। हम ये पूछ रहे हैं कि 500 जो भी आप कंपनियों के अंदर बात कह रहे हैं उसमें क्या आरक्षण लागू करेंगे? क्या आप क्या फॉरवर्ड करेंगे उन सबको को जहां तक अभी खुशहाली नहीं पहुंच सकी है? महात्मा गांधी के उस चुप्पी का क्या होगा जिन्होंने कहा था कि अंतिम चेहरे तक मुस्काना नहीं चाहिए? और साथ ही मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि जो सरकारी जॉब क्रिएट करने की बात है, 23 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, क्यों नहीं मोदी सरकार इस बजट में इसी प्रावधान को लेके आई और कही कि हम अपने बेरोजगारों को जो है वो परमानेंट नौकरी देने जा रहे हैं? ठीक है, इस पे भी तो उनको इस पे भी मैं जवाब लूंगा पल्लवी जी से, लेकिन समय थोड़ा सीमित है। हेमंत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम आज लागू की गई और उसके बाद आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी ने अप्रिशिएट किया, कहा कि चलिए हमारे मैनिफेस्टो की योजना है पर आपने लागू किया, थैंक यू। तो आई थिंक आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कम से कम। शायद गोंडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों, तुम्हारे आंकड़ों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये दावे किताबी हैं इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनमानस को लाभ पहुंचाने की स्थिति नहीं। आप आंकड़ों में जनता को उलझा सकते हैं, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उन बातों को समझ सकते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता है, भारतीय जनमानस है, उसको जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे आदरणीय योगी जी ने अभी कहा कि साहब आधी आबादी जो है वो उससे लाभान्वित हो रही। आपने उज्ज्वला योजना बड़ी अच्छी योजना रही, उज्ज्वला योजना को शुरू किया, लेकिन उस उज्ज्वला योजना का स्थिति क्या रही? उसके बाद उनका हश्र क्या हुआ कि 950 रुपए का सिलेंडर, एक सिलेंडर आपने दे दिया, 950 रुपए का सिलेंडर। आप सोचिए कि जो महिलाओं के लिए आवश्यक चीजें हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जो उनके पालन पोषण के लिए है, उस महंगाई पर आपने आज भी कोई ऐसा प्राविधान नहीं दिखाया जिससे कि वो कम हो जाता। देखिए, जो मैंने कहा ना कि जनमानस बहुत आसान शब्दों में समझने वाला है, वो इन आंकड़ों में उलझने वाला नहीं है। सीधे तौर पे है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए पेट्रोल है, डीजल है। देखिए, डीजल से कितना फर्क पड़ेगा। हेमंत जी, आपके पीछे मैं बच्चे को देख रहा था तो मुझे एक और चीज आई, बच्चों की स्कूल फीस, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और इस बजट में प्रावधान किया गया है हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें जो ब्याज है उसका 3% सरकार भरेगी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। उस पे चाहूंगा कि आप मानते हैं कि ये जो है इससे फायदा होगा, जिन्हें हम टारगेट करना चाह रहे हैं उन परिवारों को फायदा मिलेगा? जो योजनाएं, मैं तो फिर कह रहा हूं, 2014 में भी बजट आया, उसके बाद लगातार हर साल बजट आया, और उन बजट में जो प्राविधान किए गए उनका लागू जमीनी स्तर पर नहीं हो पाए। मैंने यही बात बार बार कही। शिक्षा ऋण के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने शिक्षा ऋण लिया है उनको उन योजना का लाभ अंतिम तौर पर तक मिले, ये सरकार की नीति होनी चाहिए, जो शायद नहीं है, उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं अब एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आना चाहूंगा। मैं अपने बच्चे के, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड चाहूंगा कि मैं खुद अपने बच्चे के लिए रोजगार, उसके शिक्षा ऋण मैंने लिया, और उसके बाद में ये पोजीशन आई कि साहब चप्पलें घिस गई हमारी उस ऋण को लेने के लिए। तो ये आसान होना चाहिए, और जितना जनता के लिए और शिक्षण जो बच्चे हैं उनके लिए प्राप्त करने के लिए अच्छा होना चाहिए, और उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उसका बढ़ा करके मिलनी चाहिए, जिससे वो हमारे देश की रीढ़ बन जाए। हर वर्ग की अपनी अपनी नीड है सर। भूपेंद्र जी, प्रोफेसर भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं इतना कोई ज्ञाता नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, थोड़ा बहुत मैं जानकारी रखता हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें थोड़ा बीच का रास्ता दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डाइवर्स जा रही है दो तरफ। आप कोई बीच का रास्ता दिखाइए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और किस चीज पे काम करना है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। भाई, अगर मैनिफेस्टो का पालन करें तो नकल है, और ना करें तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, दोनों तो बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ, बजट में कुछ खराब ही नहीं है, सब कुछ थोड़ा अच्छा भी है, कुछ थोड़ी निराशाजनक भी थी। अच्छा ये था कि जैसे अभी आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ ही किया गया है, सब कुछ अच्छा भी किया गया है। एमएसपी को लेकर के घोषणाएं हुई हैं। एक्सपेक्टेशन ये था कि अब की बार उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगा। इनकम टैक्स में खास करके एटीसी की बात जब की जा रही थी, तो एटीसी में थोड़ा सा ये था कि इंश्योरेंस को लेकर के, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको याद हो, हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट 25,000 है। आजकल के जमाने में आप 4 लोगों की फैमिली का अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए तो 25,000 में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आ रहा है। नया हेल्थ इंश्योरेंस, पुरानी पॉलिसी अगर चल रही है तो ठीक है, तो उसमें लग रहा था कुछ छूट होगा। और दूसरी बात, एक खास करके अगर हम रियल एस्टेट की बात करें और मिडिल क्लास की बात करें, तो यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा था कि सरकार रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जो 2 लाख का एग्जम्पशन लिमिट था, 2 लाख का जो मैक्सिमम लिमिट लगा रखा है सरकार ने, उस पर कुछ छूट देने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर एक सिंपल सा कैलकुलेशन करें कि अगर हमें 50 लाख का घर लेना है, तो 50 लाख के 40 से 50 लाख का घर लेना है, या 30 से 50 लाख का घर लेना है, 30-35,000 या 40,000 की EMI बनती है। अगर हम उसको साल भर में कैलकुलेट करें तो वो करीब 4 लाख के आसपास जाती है। लेकिन सरकार ने वहां पर कैपिंग लगा रखी है ताकि, तो ये लग रहा था कि हाँ, अगर सरकार यहाँ कुछ दे देगी तो थोड़ा सा रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा।
थोड़ा सा मिडिल क्लास को कुछ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और सरकार को देखिए जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है जिसको व्यय योग्य आय कहते हैं तो उससे एफएमसीजी सेक्टर लाभान्वित होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं कपिल जी को थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि बंधुवर अगर फॉरेन हम डेब्ट की बात करते हैं तो डेब्ट में सरकार का अगर पूंजीगत व्यय जो जाता है उसमें 19% का योगदान है और 18-19% का योगदान पिछले हमारे ख्याल से अगर मैं ठीक हूं तो 25-30-35 सालों से ये ऐसे ही चल रहा है कि 18%, 19%, 20%, कभी कभी ये 22% हुआ करता था अगर आपको याद हो। तो 22% से घट करके अगर 19% पे आए हैं, लेकिन सरकार की ये प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाएंगे तो पूंजीगत सृजन नहीं होगा और पूंजीगत सृजन अगर नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट जो होती है वो बहुत डाउन चली जाती है। तो सरकार सवाल जरूर है आपसे क्योंकि ये उठता रहा है 11,11,111 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। लगातार हम देख रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा और ये भी हाईएस्ट इंक्रीज कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की तरफ से तो पैसा बहाया जा रहा है लेकिन प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको बजट में केवल और केवल 0.10% का इंक्रीज हुआ है। अगर आप ध्यान से उस आंकड़े को देखिए, पहले 11.11 था, आप 11.10 हो गया है जी। तो केवल इतना ही उसमें डिफरेंस आया है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें डिफरेंस आया नहीं है जो पिछला एलोकेशन किया गया था। रही बात सरकार यहाँ पर करती क्यों है, सरकार इसका दो कारण होता है। एक तो अगर रोजगार बढ़ाना है तो सरकार पैसा ऐसी जगह पर लगाती है जहां पर पैसे से उपभोग बढ़े लेकिन उत्पादन ना बढ़े, क्योंकि सरकार अगर उत्पादन बढ़ा देगी तो प्राइवेट सेक्टर भी उत्पादन बढ़ाएगा और इकोनॉमी में सरप्लस जनरेट हो जाएगा और उस सरप्लस की वजह से सामान बिकेगा नहीं, जिसको हम कहते हैं रिसेशन आ जाती, मंदी आ जाती। उस मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ऐसे सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करती है जहां पर कंजम्पशन तो बढ़े, इनकम बढ़े, कंजम्पशन बढ़े और उसके बाद जाकर के वो उपभोग बढ़े और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरे, जब माल का आवागमन सुगम होगा, खास करके अगर हम बात करें, देखिए 2-3 सेक्टर ऐसे होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जो 90% अगर ध्यान हो सबसे ज्यादा योगदान देता था एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी में, आज वो घट करके 23% पे आ गया है, जबकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। आपका सर्विस सेक्टर है जो 56% का योगदान करता है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर केवल 18% का योगदान करता है। इसके बावजूद माफी चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बहुत सारे मुद्दे छूट रहे हैं पर अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज ये बजट पेश हुआ है, सबके अपने अपने तर्क जरूर है, लगातार विश्लेषण जारी है। सरकार ने अपना विजन आज प्रस्तुत किया है, ये विजन धरातल पर कितना उतरता है ये देखने वाला विषय। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।